नमस्कार, मेरा नाम अनिल सक्रावाल। कक्षा 11 का जो फिजिक्स का सिलेबस है उसमें चल रहे हैं और डे 19 में है। चैप्टर संख्या 3 चल रहा है हमारा सर्वरेखा में गति। थोड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह हमने उसमें कर लिया था, कुछ वेग त्वरण तात्कालिक वेग इनकी परिभाषा कर ली थी। ग्राफिकल स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ लिया कि ग्राफ अगर बनाना है तो वेग समय में कैसे ग्राफ बनाएंगे और त्वरण समय में कैसे ग्राफ बनाएंगे, विस्थापन समय में कैसे ग्राफ बनाएंगे। हालांकि ये जितना पार्ट हमने इस चैप्टर से पढ़ा है, ध्यान रखें, जितना पार्ट अब तक हमने इस चैप्टर से पढ़ा है, चैप्टर संख्या 3 से सबसे पहले हमने पढ़ा था दूरी विस्थापन उनमें अंतर, उनकी न्यूमेरिकल्स। उसके बाद पढ़े थे हमने चाल, वेग, इनकी परिभाषा, त्वरण की परिभाषा, तात्कालिक त्वरण की, तात्कालिक वेग की परिभाषा, औसत वेग की बात की थी हमने, और उसके बाद में फिर हमने ग्राफ के बारे में पढ़ा। यहाँ तक का सिलेबस 2020-21 जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है उसमें इतने भाग को हटा दिया गया, यानी चैप्टर 3 में जितना हमने अब तक पढ़ा उसको हटा दिया गया। लेकिन एक बात बता दूं आपको कि जो हमने पढ़ा है वो जरूरी था और आप उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उसके बिना फिर हम आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते। तो जो बेसिक चीजें हैं उनको हटाना कोई लॉजिक नहीं है और उनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। इसलिए आप जो परिवर्तित सिलेबस देखेंगे उसका वीडियो भी मैंने बना दिया, वो भी आप देखें। अगर परिवर्तित सिलेबस आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये टॉपिक हमें नहीं पढ़ने हैं, लेकिन इनके पढ़ने के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। हमने देखा है कि सारे क्या है, परिभाषा टाइप है, सब डेफिनेशन है, बेसिक चीजें हैं जो हमेशा काम आएंगी और इसी चैप्टर में भी काम आएंगी, नेक्स्ट में भी काम आएंगी। इसलिए वो आपको रिवाइज करनी है, पढ़नी है आपको अच्छी तरह से, ये ध्यान है। अब आगे की बात करते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम गति की समीकरण पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है इसका, गति की समीकरण। न्यूटन ने जो गति की समीकरण 3 दी थी, v = u + at, s = ut + ½ at² एंड थर्ड v² = u² + 2s। तीन समीकरण जो है वो उनको दो तरीके से पढ़ेंगे, ग्राफिकल स्ट्रक्चर से, ग्राफी विधि से, और दूसरा बात करेंगे हम समाकलन विधि से। तो यहाँ आगे का जो पार्ट पढ़ने के लिए मैथ्स के दो भाग हम यहाँ यूज करते हैं, एक अवकलन डिफरेंशिएशन और दूसरा समाकलन इंटीग्रेशन। ये दोनों पार्ट जो वो 10th तक कहीं पर भी नहीं आते हैं, 11th में मैथ्स में जरूर आते हैं, 12th मैथ्स में बहुत ज्यादा डिटेल से आते हैं। तो फिर हम समझते हैं कि भाई और क्या करें, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें फिजिक्स में इनके बिना काम नहीं चलने वाला है। पूरी फिजिक्स जो है वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पर बेस्ड है, मैक्सिमम पार्ट 12th का भी 11th का भी। तो कुछ जो बेसिक जानकारी है वो हमें चाहिए, एक दो फॉर्मूले हमें चाहिए, इनका मतलब हमें पता होना चाहिए। जो बेसिक चीजें हमें फिजिक्स में जितनी काम आएंगी हम केवल उतनी बातों का जिक्र करेंगे और वो बातें मैं आपको यहाँ सिखा दूंगा, तो उनको आप जरूर सीख लें, चाहे मैथ्स की हो चाहे बायो की। मैथ्स के बच्चों को थोड़ा सा बेनिफिट ये रहेगा कि वो सारे मैथ सीख लेंगे तो उनको ज्यादा थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। बायो में भी नहीं आएगी, लेकिन अगर आप सीख लेंगे तो, क्योंकि बायो में आपको अलग से नहीं आएगी, हमें फिजिक्स में ही उनको सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंशिएशन की, अवकलन की। अवकलन करेंगे, इसकी बात करते हैं। अवकलन क्या होता है? अवकलन का मतलब होता है परिवर्तन की दर। सिंपल भाषा में ये वर्ड ध्यान रख सकते हैं, परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज। तो किसी भी राशि में परिवर्तन की जो दर होती है वो इसका अवकलन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा था dx/dt, या क्या डी का क्या मतलब है? चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो एक्स में परिवर्तन है, किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि ये क्या है? एक्स का टी के सापेक्ष अवकलन है। तो अवकलन जहां भी होगा वहां आपको इस तरह की फॉर्म देखने को मिलेगी। ये कैसे भी हो सकता है, यानी ऊपर कोई भी राशि हो सकती है, वो किसके सापेक्ष में चेंज हुआ है वो भी कोई भी हो सकती है। जैसे अगर हम कहते हैं dv/dr, v यहाँ वेलोसिटी है और r यहाँ डिस्टेंस है, तो यहाँ क्या होगा? v का किसके सापेक्ष? r के सापेक्ष अवकलन है। और अवकलन का मतलब क्या है? परिवर्तन है। ये कह सकते हो वेग में परिवर्तन की दर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, वेग में दूरी के सापेक्ष परिवर्तन की दर, या क्या कह सकते हैं? विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर।
और इसको डिफाइन भी ऐसे करते हैं। ये क्या होता है, वेग होता है। वेग को क्या परिभाषित करते हैं, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। परिवर्तन की दर का मतलब विस्थापन का अवकलन वेग होता है, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। शॉर्ट में आप ये ध्यान रख सकते हैं कि कोई भी राशि है उसके अंदर कितना चेंज हो सकता है किसी दूसरी राशि के सापेक्ष, तो उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में डिफरेंशिएशन या अवकलन कह देते हैं। अब ये जो पार्ट है पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, सूत्रों पर आधारित है, और एक बहुत सारे सूत्र इसके अंदर दुनिया भर में, हमें उनकी जरूरत नहीं है। हमें 11th में और 12th में तो एक दो एक्स्ट्रा आएंगे, लेकिन नॉर्मली 11th और 12th में एक फॉर्मूला है जो सबसे ज्यादा हमें यूज करना है, वो है जैसे यहां में निकालना है d/dt, t के रेस्पेक्ट में मान लेते हैं, t के रेस्पेक्ट में, ठीक है। x के रेस्पेक्ट में ले सकते हैं आप, x के रेस्पेक्ट में मान लेते हैं d/dx, r के रेस्पेक्ट में। मैंने आपको बताया कि जिस रेस्पेक्ट में ले रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग उसका चेंज देखना है। जैसे यहाँ x के रेस्पेक्ट में देखें तो x की पावर n d/dx चल गए, इसका मतलब x की पावर n है, उसका हमें अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो ये जो वैल्यू है वो आएगी क्या, n x की पावर n-1, ये इसके सूत्र आ गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला यही है कि ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, अवकलन। क्वेश्चन कैसे करते हैं, जैसे मान लो अगर आपको ये दे दिया जाए, और भी फॉर्मूलेज हैं, जैसे d/dx मान लें sin x है, sin x का होता है cos x, हमारे काम की नहीं है वैसे बता रहा हूँ। d/dx cos x है, cos x का होता है माइनस sin x, d/dx tan x है, ये सारे फॉर्मूला बेस्ड वैल्यूज हैं, इसका होता है sec स्क्वायर x। इसी तरह cot x का भी होता है माइनस cot x cosec x, इसी तरह sec cosec का भी होता है, सबकी वैल्यूज होती है इस तरह से फॉर्मूले। और भी है log के भी फॉर्मूले, log x का 1/x होता है, इस तरह से कई वैल्यूज आती हैं इसके अंदर। नॉर्मली अपने को ये ध्यान रखना है कि अगर किसी वैल्यू की पावर n है तो उसका जो डिफरेंशिएशन है वो n x की पावर n-1, यानी पावर आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी और जो पावर है वो -1 हो जाएगी। दूसरी एक बात और इसके अंदर महत्वपूर्ण है, वो है d/dx c का मतलब कांस्टेंट है, ठीक है, c का मतलब कांस्टेंट है, अचल है, इसका अवकलन क्या होता है, 0। इसका मतलब क्या होगा, जैसे अगर ये कहते हैं d/dx या d/dt 5, इसका अवकलन क्या, तो अवकलन का मतलब वही बात करने की परिवर्तन की दर होता है, अवकलन कितना चेंज हुआ है। तो कितना चेंज हुआ है, 5 में टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम के 10 मिनट बाद में 5 क्या रहेंगे, 5 ही रहेंगे, 2 दिन बाद में भी 5 ही रहेंगे। 5 एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू संख्यात्मक मान में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। विस्थापन भी हो सकता है समय के सापेक्ष, कि 10 मिनट के बाद में हम यहाँ से वहां पहुंच जाए तो हमारा विस्थापन चेंज हो गया, यहाँ से इधर पहुंच जाए तो चेंज हो गया। लेकिन 10 मिनट के बाद में 5 को देखें, 10 को देखें, कोई और संख्या है मान लो, तो उसको देखें तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। c का मतलब यहाँ क्या है, c का मतलब यहाँ कांस्टेंट है, अचल है, अचल का मतलब चलता नहीं है, मतलब जो वैल्यू फिक्स रहती है, इधर उधर नहीं होती, घूमते नहीं, कांस्टेंट है। d/dx c की जो वैल्यू है वो 0 है। अब देखो इसके क्वेश्चंस कैसे करने हैं, हमें क्वेश्चंस कैसे करने हैं। मैं इसका ही एग्जांपल लूंगा अभी, क्योंकि अपने 11th में तो इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला काम में नहीं लेना है। 12th में भी ये फॉर्मूला ज्यादातर काम में लेना है, फर्स्ट 3, 4, 5 चैप्टर में। लेकिन एक अल्टरनेटिव करंट विद्युत धारा चैप्टर आता है 12th में, उसमें 2-3 फॉर्मूले और यूज होते हैं, तो वो जब यूज होंगे तब हम उसकी बात करेंगे कक्षा में। अभी इतना आगे के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी केवल हमें इस फॉर्मूले का ज्यादा यूज करना है, और कैसे यूज करना है हम 2-4 टॉपिक पढ़ेंगे आगे, गति की समीकरण तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी 1-2 क्वेश्चन हम करके देखते हैं। जैसे अगर हम ये दे दिया कि r बराबर जो है वो है t की पावर 5 प्लस t स्क्वायर प्लस 5, ऐसे दे एक ही क्वेश्चन में सारी बातें रहती हैं।
तो आपको क्या करना है, ये कहते हैं कि इसका अवकलन करो, इसका अवकलन करो, यूं कहते हैं कि अवकलन करो, या ऐसे कहा जा सकता है कि dr/dt ज्ञात करो। ठीक है, हम इसके यूज भी पढ़ेंगे। वेग ज्ञात करने में हमें विस्थापन की समीकरण देती है, t बराबर 5 सेकंड पर वेग क्या होगा वो ज्ञात करने में, वो भी पूछे जाते हैं। तो उसके लिए देखो क्या करना है, dr/dt निकालना। तो d/dt r की वैल्यू पुट कर दो, e⁵ प्लस 3t² प्लस 5। अब क्या होगा, प्लस में या माइनस में कोई वैल्यू, जैसे मान लो ब्रैकेट है ये 5, इसके आगे लिखा है x प्लस 5, तो हम क्या लिख देते हैं 5x प्लस 5y मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे अवकलन भी सभी का अलग अलग मल्टीप्लाई किया जा सकता है, सब में तो सब में लिख दो, सब्ट्रैक्ट कर दो सब्ट्रैक्ट फॉर्म में लिख दें। तो d/dt ये आ जाएगा t⁵ प्लस इसको अलग कर दो। कांस्टेंट ध्यान रखें कि अगर कोई वैल्यू कांस्टेंट गुणा में आ रही है तो वो अवकलन में पार्टिसिपेट नहीं करती, क्योंकि वो तो चेंज हो नहीं सकती, तो उसको आप बाहर लिख दो चाहे अंदर लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ है d/dt, इसको 3t² लिख दो, या 3 बार लिख लो d/dt t² ऐसे लिख दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम वैल्यू से। अकेला कांस्टेंट है तब तो 0 हो जाएगा, अकेला कांस्टेंट है, जैसे ये 5 है, इसका तो 0 हो जाएगा। यहाँ इसको तो 0 नहीं करना है, क्योंकि यहाँ किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो t की फॉर्म दे रखी है, उसी को सोल्व करना है। 3 फिर आ जाएगा d/dt t² प्लस d/dt 5, सोल्व कर लो इसको। अब देखो फॉर्मूला कौन सा है, x की पावर n, t की फॉर्म में, तो t की फॉर्म में आ गया t की पावर n, क्या है n t की पावर n माइनस 1, यानी जितनी पावर आगे मल्टीप्लाई और पावर 1 कम हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 5, t की पावर कितना बचा, 1 कम करते 4 प्लस 3, ऐसा कैसा 2 आगे मल्टीप्लाई आ जाएगा, और t की पावर 2 में से 1 कम करेंगे 1 बच गया, कांस्टेंट है इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये आ गया 5t4, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6t, चाहे तो t कॉमन ले इसमें से, ऐसे लिख सकते हैं 5t³ प्लस 6, ऐसे भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसमें से। अब इन्हीं में t की फॉर्म में r की फॉर्म में दे देते हैं और यूं पूछ लेते हैं वेग ज्ञात करो, और एक्चुअल में हमने वेग ही तो निकाला है, dr/dt यानी dx/dt, x को यहाँ लिख दिया। विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या होती है, वेग की परिभाषा ये है, तो हमने ये वेग की समीकरण निकाल ली। वैसे देखिए आगे इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे, वेग की समीकरण निकाल ली। अब आपको ये कहते हैं t बराबर 1 सेकंड पर वेग ज्ञात कीजिए, t बराबर 1 सेकंड पर, तो t का मान क्या करो 1 रख दो, 5 प्लस 6 कितना हो गया 11 मीटर पर सेकंड। इस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर से पूछे जाते हैं। नॉर्मली हमें इसका यूज करना पड़ेगा ये गति की समीकरणों में, और आगे के टॉपिक्स में हम यूज करेंगे, गुरुत्वाकर्षण में काफी यूज करेंगे चैप्टर संख्या 8 में। तब ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि देखने से कैसे पता चले भाई क्या करना है, अवकलन करना है, समाकलन करना है, देखने से ऐसे पता चलेगा आपको d/dt यानी ये फॉर्म आपको लिखी हुई मिलेगी, ये बात आप ध्यान में देना, या कुछ भी हो सकता है कोई, और यहाँ पे t की जगह कुछ भी हो सकता है, याद रखें जो वैल्यू है उसके रेस्पेक्ट में चेंज देखना, t है तो t के रेस्पेक्ट में चेंज देखना, बाकी सब कांस्टेंट है। मान लो यहाँ 3 की जगह p लिख देते हैं, तो ये नहीं अभी p का कर देंगे, p भी 3 की तरह बाहर ही रहेगा, या p आ जाएगा मल्टीप्लाई, बस वही बात है। तो ये d/dt वाली फॉर्म, d का मतलब चेंज, डिफरेंस इन दिस वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंस इन टाइम, ठीक है, चेंज जो है वो समय के सापेक्ष चेंज जो है वो कितना है वो हमें बताना। एक दो क्वेश्चन और देख लें इसके, जैसे पूछ जाते हैं फॉर्मूला महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रख लें, इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, अगर कोई दिक्कत आ रही है थोड़ा स्पीड से कर लें तो फिर लिखना है, ये बात ध्यान रखनी। अब कोई पूछ रहे भी होता है क्या है, अवकलन सोल्व करने तो बैठ जाते हैं, सूत्र लगाते रहते हैं, सारी फॉर्मूला बेस्ड पूरी मैथमेटिक्स फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन मतलब क्या है, मतलब है चेंज, ठीक है, किसी भी राशि ग्राफ में चेंज जो है वो निकालते हैं, उसी को ये अवकलन कहते हैं। अब देखो इसके एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर समाकलन की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इनको साथ साथ पढ़ लेंगे। ये छोटे छोटे टॉपिक्स की वीडियो इसीलिए बनाई जाती है, एक टॉपिक आप इजी वे में कर लें, उसको उसकी प्रैक्टिस जरूर अच्छी तरह से कर लें, उससे संबंधित बुक में देख लें, एक दो क्वेश्चन और सोल्व कर लें, कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। उसकी हम प्रॉब्लम क्लास रखेंगे, तो प्रॉब्लम क्लास में हम बात करेंगे, जैसे चैप्टर संख्या 3 जो पढ़ रहे हैं साथ साथ
पढ़ते रहें, जो जो दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में डालते रहें। मैं वो कमेंट बॉक्स देखता हूँ 2-3 दिन में एक बार, तो वो देख लूँगा और देख के नोट कर लूँगा। अपना नाम लिख दें, आप कहाँ से हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं वो लिख दें, वो भी मैं वीडियो में जिक्र कर दूंगा कि किसका क्वेश्चन है, कहाँ से आया ये क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन होगा जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके 3-4 दिन के बाद में ये सभी प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व किया जाए। तो जो भी दिक्कत आती है वो आप नोट कर लें। जैसे क्वेश्चन इसका किस तरह से आता है, किसी कण की स्थिति आर वेक्टर बराबर टी स्क्वायर प्लस 2t मीटर है। इस तरह से आई कैप जे कैप की फॉर्म भी दी जाती है, वो बाद में बात करेंगे। अभी मैं इसको सीधे लिख रहा हूँ, अगले जो चैप्टर है चौथे में उसमें बात हो रही है, क्वेश्चन वही आएंगे एक्चुअली, वैसे समझने के लिए हमें बात कर रहे हैं, ठीक है। वो बाद में बात करें, इकाई सदिश और आते हैं, आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में दिए जाते हैं, वो बाद में बात करेंगे। आर वेक्टर नॉर्मल ये फॉर्म हमें दे दी, मान लेंगे इसे कि ये क्वेश्चन हमें दे रहे हैं और वो जगह t बराबर 1 सेकंड पर कण का वेग क्या होगा। तो सॉल्यूशन करें, वेग की परिभाषा क्या होती है, dx/dt, जिसका आपको r भी लिख देते हैं, dr/dt, तो यहाँ r यूज करना है, तो क्या देगा d/dt क्या टी स्क्वायर प्लस 2t। चाहो तो अलग अलग कर लो, डायरेक्ट समझ में आ रहा है तो कि 2 गुणा में आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी 2t, इसमें एक ही पावर है तो एक आगे आ जाएगी, पावर एक कम हो जाएगी, 0 बचेगी, किसी की पावर 0 तो उसका वैल्यू 1 हो जाती है। सिंपल अलग अलग करके देखना चाहें तो अलग अलग कर लें, d/dt टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू d/dt इंटू t, तो dt/dt वैसे भी 1 हो गया, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला लगाए तो t की पावर कितनी है, 1 है, तो एक आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी, t की पावर 1 माइनस 1 n माइनस 1 होता है, तो क्या है t की पावर 0 और किसी की पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। वैसे भी देख सकते हैं dt/dt कटेगा, ये क्या है, ठीक है। तो ये क्या आ गया 2t प्लस 2, ये आ गया, लेकिन ये किस फॉर्म में, मीटर पर सेकंड में, ये भी ध्यान रखना है। अब आपको ये क्वेश्चन में क्या बात कही गई है कि t बराबर 1 सेकंड पर कण का वेग क्या होगा, तो t बराबर 1 सेकंड पर वेग, तो t बराबर 1 रख दो, v बराबर 2 गुणा 1 प्लस 2, कितना हो गया 4 मीटर प्रति सेकंड वेग। अब इसी क्वेश्चन में यूं कहते हैं भाई त्वरण भी याद करो, इसके बाद क्या याद करवा लें, त्वरण भी याद करो। तो त्वरण की परिभाषा क्या होती है, a बराबर dv/dt, तो d/dt और v की जो वैल्यू है वो कितनी है, ये समीकरण काम में आएगी 2t प्लस 2, अलग अलग कर दो इसको, 2 एज इट इज dt/dt कट गया, एक हो गया तो प्लस d/dt 2 कांस्टेंट है ये, इसका वैल्यू 2 आ गई, एक हो गया ये 2 गुणा 1 प्लस इसका अवकलन 0, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0, वैल्यू क्या आ गई 2, इसका मात्रक लिख दो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका आंसर है। ऐसे दो इसके बेसिक यूजेस इस प्रकार से हैं। तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए, कैसे यूज किया जाता है वो ध्यान रखना है। तो अभी इस क्लास में तो हम केवल अभी अवकलन पढ़ेंगे, अवकलन की आप प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। बाकी जो फॉर्मूले जो लिखाए हैं अपने साइन कोस वगैरह वो भी किए जा सकते हैं, उस फोरम में भी आप ले सकते हैं। जैसे आपको ये क्वेश्चन दे दें, जैसे क्वेश्चन ये आ जाता है आपको, सोल्व कीजिए, r वेक्टर इज इक्वल टू r इज इक्वल टू sin x प्लस cos x प्लस tan x, ऐसे दे दीजिए, या ये 2 लगा दो, यहाँ 3 लगा दो, कुछ भी दे दीजिए। तो क्या आ गया, अब इसका अवकलन याद करना है, तो हमें क्या याद करना है, dr/dt dr/dx, ये कहा जाएगा, इसके में लिखा जाएगा कि x के सापेक्ष करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन हो। अपने फिजिक्स में तो ऐसा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अवकलन जो है वो किस पे आधारित है, फॉर्मूलाज पे आधारित है, फॉर्मूले हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ क्या करेंगे, d/dx पूरी वैल्यू रख दें, sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 tan x।
अलग अलग करो तो अलग अलग करो, तो डायरेक्ट ध्यान रखो तो डायरेक्ट रखो। sin x का क्या होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, cos x टू एज इट इज, cos x का क्या होता है माइनस sin x प्लस 3 tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x। सोल्व हो गया ये कंप्लीट, cos x माइनस आ जाएगा ये माइनस 2 sin x प्लस 3 sec स्क्वायर x, ये इसका फाइनल रिजल्ट हो गया। ठीक है, ये तो हमें, ये तो मैथ्स की बातें हैं, मैथ्स की बातें, मैथ्स के स्टूडेंट जो मैथ्स की क्लास में इनको सीख लेंगे अपने आप अच्छी तरह से। हमें जो जरूरत पड़ेगी वो इस तरह के क्वेश्चंस की जरूरत हमें पड़ने वाली है। ये तो अवकलन की बात हुई, अगली क्लास में हम बात करेंगे समाकलन की, कि समाकलन का मतलब क्या होता है, समाकलन के क्वेश्चन कैसे सोल्व किए जाते हैं, फिर हम इनका फिजिक्स में अगले टॉपिक जो है गति की समीकरण में यूज करेंगे। तब तक आप अवकलन की जरूर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लें, करके देख लें 2-4 क्वेश्चन। मैथ्स की बुक आप यूज कर सकते हो 11वीं की, उसके अंदर आपको ये अवकलन के क्वेश्चन मिल जाएंगे, थोड़ा सा सोल्व करके देखो, एक दिन का समय लगाओ, प्रैक्टिस करोगे, अच्छी तैयारी होगी।